जय तारा मेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12 की पोएम द सेवन एजेज ऑफ मैन के बारे में अध्ययन करेंगे। और सेवन एजेज ऑफ मैन के जो पोइट है वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. यानी इसके अवर्ण पर डिफिकल्ट वर्ड जैसे ऑल का अर्थ होता है सभी, वर्ल्ड का अर्थ होता है संसार, स्टेज का अर्थ होता है रंगमंच, एंड मिस और पुरुष महिलाएं, मेरे का अर्थ केवल, प्लेयर्स मिस पात्र या खिलाड़ी, दे मिस वे, एग्जिट्स, एग्जिट्स का मतलब बाहर जाने के मार्ग, बाहर जाने के मार्ग, और एंट्रेसेज प्रवेश करने के मार्ग, प्रवेश करने के मार्ग। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज, प्लेज का अर्थ होता है निभाता है, मैनी मीन्स अनेक, पार्ट्स मीन्स भाग, हिजन उसके, एक्ट्स मीन्स भूमिका, भूमिकाएं, सेवन एजेज सात अवस्थाएं। It means all the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. यानी इस स्टैंजा के अंतर्गत कवि ने एक मनुष्य को इस संसार रूपी रंगमंच में पात्र बनाया गया है, और पात्रों को अपने जीवन काल में कितनी अवस्थाओं में अलग अलग अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। बाल्य अवस्था में, शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, तो उन भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि संपूर्ण संसार है एक स्टेज है। यानी इस संपूर्ण संसार को एक स्टेज की तुलना या स्टेज की संज्ञा दी गई है, जिसमें एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेनली प्लेयर्स, और इस संसार रूपी रंगमंच में सभी पुरुष और महिलाएं केवल पात्र यानी अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, वो इस संसार रूपी मंच में आते हैं एंड बाहर निकल जाते हैं। एग्जिट्स का अर्थ है बाहर जाने के बाद, यानी वे अपने जीवन काल में आकर वापस चले जाते हैं और अपने जीवन काल में प्रवेश करते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक आदमी जन्म लेने के बाद अपनी मृत्यु तक प्लेज मेनी पार्ट्स, अपने अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस, और अलग अलग अवस्था में उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को कवि ने सात अवस्थाओं की संज्ञा दी गई है। यानी उन्हें अपने जीवन काल में निभाने योग्य जो भूमिकाएं हैं उनको सात भागों में या सात अवस्थाओं में विभाजित किया गया। और आपके बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत इस स्टेंजा या एक्सट्रैक्ट आधारित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए मैन डू इन हिज लाइफ टाइम, यानी एक आदमी अपने जीवन काल में क्या करता है। तो ए मैन प्लेज मेनी रोल्स इन हिज लाइफ टाइम, रोल्स का अर्थ होता है भूमिका। एक आदमी अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू, कंपेयर्ड का अर्थ होता है तुलना की, तुलना की, यानी कवि ने इस संसार की तुलना किससे की है। तो द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू ए स्टेज, संसार की तुलना किससे की गई है, एक रंगमंच से। व्हाट डज द पोएट से अबाउट ह्यूमन एजेस, मनुष्य के अवस्थाओं के बारे में कवि क्या कहता है। तो द पोएट सेज दैट देयर आर सेवन एजेस ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य के जीवन की सात अवस्थाओं के बारे में कवि कहता है।
हु आर द प्लेयर्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार रूपी मंच में जो पात्र कौन कौन है, तो मेन एंड वीमेन, पुरुष और महिलाएं ही इस संसार रूपी स्टेज के पात्र हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स ओनली, यानी एक्सट्रैक्ट में से वो वर्ड ढूंढो जिसका अर्थ है ओनली मीन्स केवल। तो आपको ओनली का सिनोनिम्स मेयरली, तो आपको क्या लिखना है, मेयरली। तो इस प्रकार इस स्टेंजे के आधारित 3 या 4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। सेकेंड एक्सट्रैक्ट, एट फर्स्ट द इन्फेंट mewling and pucking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his shuttle and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। यानी इस स्टेंजे में इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु, छोटा शिशु, और मेवलिंग का अर्थ होता है रोते हुए, रोते हुए। पकिंग का अर्थ होता है उल्टी करते हुए, उल्टी करते हुए। नर्स का अर्थ होता है दाइमा। आर्म्स का अर्थ होता है भुजाएं। देन मीन्स तब। वाइनिंग मीन्स शिकायत करते हुए, शिकायत करते हुए। स्कूल बॉय विद्यालय का छात्र, विथ के साथ। सैतल का अर्थ होता है छोटा बस्ता। शाइनिंग मीन्स चमकता हुआ, चमकता हुआ। मॉर्निंग मीन्स सुबह। फेस मीन्स चेहरा। क्रीपिंग का अर्थ होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। लाइक का अर्थ यहां होगा के समान। सनेल का अर्थ होता है गूंगा। और अनविलिंगली, विल मीन्स इच्छा, विलिंगली मीन्स इच्छा से, अनविलिंगली अनिच्छा से। स्कूल में विद्यालय, तो इसमें एट फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय with his shuttle and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। यानी सबसे पहली जो अवस्था है वो कवि ने एक शिशु की अवस्था बताई है। शिशु की अवस्था के अंतर्गत सबसे प्रथम वे मेवलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म, जन्म लेते ही अपनी दाई माँ के बाहों में वो रोता है और उल्टियां करता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, इन्फेंट की अगली अवस्था कवि ने बताई है एक विद्यालय जाने वाले छात्र की, विद्यालय जाने वाले एक लड़के की। और लड़का एक विद्यालय जाते समय एक शिकायत करता हुआ विथ हिज शटल, अपनी बाहों में जो थैला लगा होता है उस थैले को लगे हुए और अपनी शिकायत करते हुए अपने घर वालों से, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और अपने थैले को लेता हुआ विद्यालय जाते जाते वो अपना जो शाइनिंग सुबह का चमकता हुआ चेहरे के साथ धीरे धीरे चलता है, आगे चलता है, पीछे देखता है, यानी एक गूंगे के समान। यानी स्कूल जाने वाले बच्चे की कवि ने कंपेयर किसके साथ की है, स्नेल की, क्योंकि जिस प्रकार स्नेल धीरे धीरे चलता है उसी प्रकार विद्यालय जाने वाला छात्र चलता आगे है और उसकी नजर पीछे बार बार मुड़कर पीछे देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि अनविलिंगली टू स्कूल, क्योंकि उसकी विद्यालय जाने की इच्छा नहीं है। तो इस एक्सट्रैक्ट में कवि ने 2 अवस्थाओं का वर्णन किया है। फर्स्ट है इन्फेंट और दूसरी है स्कूल बॉय। इन्फेंट क्या करता है, इन्फेंट एक दाई माँ के बाहों में रोता है, उल्टियां करता है। और स्कूल बॉय के अंतर्गत क्या करता है, लड़का धीरे धीरे गूंगे के समान चलता है और अपने घर वालों से शिकायत करता है मेरी विद्यालय जाने की इच्छा नहीं है। अब एग्जाम के अंतर्गत आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, which 2 human ages have been mentioned here,
यानी इस एक्सट्रैक्ट में कौन सी दो अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो द टू ह्यूमन एजेस हैव बीन मेंशन्ड हियर आर ऑफ एन इन्फेंट एंड ए स्कूल बॉय। एक शिशु की और एक विद्यालय जाने वाले लड़के की अवस्थाओं के बारे में यह वर्णन किया गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स? एक दहाई माँ की क्या भूमिका होती है? तो द रोल ऑफ ए नर्स इज टेक केयर। टेक केयर का अर्थ होता है देखभाल करना। देखभाल करना, किसकी देखभाल करना? द रोल ऑफ ए नर्स इज टेक केयर द क्राइज एंड वॉमिट्स। वॉमिट का अर्थ उल्टी करना, क्राइज का अर्थ होता है चिल्ला। तो चिल्लाते हुए और उल्टी करते हुए एक शिशु की देखभाल करना एक दाई माँ का कार्य है। हाउ इज द फेस ऑफ ए स्कूल बॉय लुक? विद्यालय जाने वाले लड़के का चेहरा कैसा दिखाई देता है? द क्वेश्चन से आंसर लिखना है द फेस ऑफ ए स्कूल बॉय। द फेस ऑफ ए स्कूल बॉय इज लुक्स लाइक ए शाइनिंग मॉर्निंग। सुबह के चमकते हुए चेहरे के समान एक स्कूल जाने वाले लड़के का चेहरा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ए स्कूल बॉय वॉक लाइक ए स्नेल? जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि कवि ने स्कूल बॉय का कंपैरिजन किया है स्नेल के, और नीचे क्वेश्चन आ गया कि व्हाई डज ए स्कूल बॉय वॉक लाइक ए स्नेल, यानी विद्यालय जाने वाला लड़का घोंघे के समान क्यों चलता है? तो ए स्कूल बॉय या हेल्पिंग वर्ब डज है तो आपको मेन वर्ब के साथ एस का प्रयोग करना है। ए स्कूल बॉय वॉक्स लाइक ए स्नेल। एक स्कूल जाने वाला, विद्यालय जाने वाला लड़का घोंघे के समान चलता है क्योंकि ही इज नॉट विलिंग, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, क्योंकि उसकी विद्यालय जाने की इच्छा नहीं है। इसीलिए कवि ने इस एक्सट्रैक्ट में मनुष्य जीवन की दो अवस्था इन्फेंट और स्कूल बॉय का वर्णन किया है। और इन्फेंट क्या करता है और स्कूल बॉय क्या करता है, दाई माँ की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताया गया। स्कूल बॉय और इन्फेंट के बाद में अगली अवस्था है लवर की। एंड देन द लवर साइन लाइक फर्निश विथ ए वॉफुल ब्लड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। लवर का अर्थ होता है प्रेमी, साइन मीन्स आहें भरते हुए, आहें भरते हुए, लाइक में इसके समान, फर्निश मीन्स जलती हुई भट्टी, जलती हुई भट्टी। वो फुल का अर्थ होता है दर्द भरा, बैल का अर्थ होता है गीत, मेड मिस बनाता है, मिस्ट्रेस प्रेमिका, और आईब्रो का अर्थ होता है भौहें। यानी इसमें एंड देन द लवर साइन लाइक फर्निश विथ अ वॉफुल ब्लड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। यानी इसमें कवि एक मनुष्य जीवन की तीसरी अवस्था लवर प्रेमी के बारे में बताता है कि अगली अवस्था इन्फेंट और स्कूल बॉय के बाद में जो अगली अवस्था आती है वो एक प्रेमी की आती है। और प्रेमी साइन लाइक फर्नेस, यानी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है, और विथ ए वॉफुल ब्लेड, जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है, और विथ ए वॉफुल ब्लेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी अपनी प्रेमिका के भौहों की प्रशंसा करता हुआ, अपनी प्रेमिका के भौहों की प्रशंसा करता हुआ एक दर्द भरा गीत बनाता है। क्या करता है लवर अपने जीवन में? यानी एक लवर अपने जीवन में जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है। दूसरा, अपनी प्रेमिका के भौहों की प्रशंसा करता हुआ एक दर्द भरा गीत बनाता है या दर्द भरा गीत गाता है। यानी ये लवर की एक भूमिका होती है तीसरी अवस्था। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड हियर। यानी इस स्टेंजे के अंतर्गत, इस एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत कौन सी दो डिसिमिलर का अर्थ होता है असमान, ऐसी कौन सी दो असमान चीजें हैं जिनका यह कंपेयर्ड तुलना की गई है? तो द टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड ए साई एंड ए फर्निश। आहें भरना
और एक जलती हुई भट्टी, ये दो डिसिमिलर असमान चीजों का यह वर्णन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट रोल ए मैन प्ले इन द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, यानी अपने जीवन की तीसरी अवस्था में एक आदमी कौन सी भूमिका निभाता है। तो आदमी तीसरी अवस्था में कौन सी भूमिका निभाता है, एक लवर की भूमिका। तो ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए लवर, यानी ए मैन प्लेज ए रोल ऑफ ए लवर इन द थर्ड स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की तीसरी अवस्था में एक आदमी एक प्रेमी की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डज ए लवर सिंग। सॉन्ग्स का अर्थ होता है गीत, काइंड का अर्थ होता है प्रकार, और सिंग का अर्थ होता है गाता है। यानी एक प्रेमी किस प्रकार के गीत गाता है, तो ए लवर सिंग्स ए वॉफुल ब्लड, यानी एक प्रेमी दर्द भरे गीत गाता है, किस लिए, अपने प्रेमिका के मोह की प्रशंसा करता हुआ दर्द भरा गीत गाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट ए लवर, एक प्रेमी के रूप में कवि क्या कहता है। तो द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही शाइज लाइक ए फर्नेस, एक जलती हुई भट्टी के समान आए बढ़ता है, एंड सिंग्स, और गाता है, लव सॉन्ग टू प्लीज हिज बिलोव्ड, बिलोव्ड का अर्थ होता है प्रेमिका, प्लीज का अर्थ होता है प्रसन्न करना, यानी अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए प्रेम के गीत गाता है और जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है। यह है आदमी की तीसरी अवस्था जिसमें कवि ने लवर की संज्ञा दी है। अगला एक्सट्रैक्ट, देन ए सोल्जर full of strength, oaths and bearded like the pard, zealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। यानी इस एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत कवि ने एक सोल्जर यानी सैनिक की भूमिका के बारे में बताया गया है। यानी सोल्जर में सैनिक, फुल विश पूर्ण या भरा हुआ, स्ट्रेंथ का अर्थ होता है विचित्र, ऑथ्स में शपथ या संकल्प, बियर्डेड दाढ़ी सहित, पार्ड में तेंदुआ, जीलियस ईर्ष्यालु, ऑनर सम्मान, रेस्पेक्ट सडन अचानक, क्विक शीघ्र, यानी सडन एंड क्विक का अर्थ होता है ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार, क्वारल लड़ाई या झगड़ा, संघर्ष युद्ध, सीकिंग का अर्थ होता है तलाश कर रहा है, तलाश कर रहा है, बबल रेपुटेशन, बबल का अर्थ होता है बुलबुले के समान, अस्थायी, और रेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। एवन मिस बी, कैनन मिस होता है तोफ, और माउथ का अर्थ होता है मुंह है। इट मींस देन ए सोल्जर, यानी एक सैनिक की भूमिका के अंतर्गत अब एक सैनिक क्या करता है, एक मनुष्य एक सैनिक की भूमिका के अंतर्गत क्या करता है कि फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, यानी सैनिक के रूप में एक व्यक्ति विचित्र शपथ या विचित्र संकल्पों से भरा हुआ रहता है, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, पार्ड का मतलब होता है तेंदुआ, लिफार्ड, और उस सैनिक की दाढ़ी को तेंदुए की दाढ़ी से कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि एक सैनिक की दाढ़ी तेंदुए की दाढ़ी के समान आक्रामक एंड भयंकर होती है, इसीलिए इस सैनिक की दाढ़ी को तेंदुए की दाढ़ी से कंपैरिजन किया गया है। जीलियस इन ऑनर, यानी सैनिक हमेशा सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्यालु रहता है, सडन एंड क्विक इन क्वारल, और हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार भी रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सैनिक का अगला गुण है कि वो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो प्रतिष्ठा अस्थायी ही क्यों नहीं हो, फिर भी वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हमेशा तलाश करता रहता है।
इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे वो प्रतिष्ठा तोप के मुंह पर भी क्यों नहीं खड़ी हो, लेकिन उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए सैनिक दिन रात मेहनत करता रहता है। इसलिए इस एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत कवि ने एक सैनिक के जो विभिन्न गुणों के बारे में और सैनिक की दूसरी अन्य चीजों के साथ तुलना की गई है। अब इस एक्सट्रैक्ट में से जो आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज ए सोल्जर बियर्ड कंपेयर्ड टू ए लिपार्ड, यानी एक सैनिक की दाढ़ी की तेंदुए की दाढ़ी से कंपैरिजन, तेंदुए से कंपैरिजन क्यों किया गया है? तो ऐसा लिख रहा है, ए सोल्जर्स बियर्ड इज कंपेयर्ड टू ए लिपार्ड बिकॉज ही लुक्स फियर्स लाइक ए लिपार्ड, क्योंकि एक सैनिक तेंदुए के समान आक्रामक दिखाई देता है ड्यू टू हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी के कारण, यानी एक सैनिक के दाढ़ी ज्यादा होने के कारण वो तेंदुए के समान आक्रामक दिखाई देता है, इसीलिए सैनिक की दाढ़ी की तेंदुए से कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज स्पेशल अबाउट ए सोल्जर, एक सैनिक के बारे में विशेष क्या है? तो सैनिक के बारे में विशेष है, ए सोल्जर टेक्स स्ट्रेंज ऑथ्स एंड सडन इन क्वारल, यानी एक सैनिक विचित्र शपथ लेता है एंड हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, और एक अतिरिक्त गुण यह भी है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, यानी बुलबुले के समान अस्थायी प्रतिष्ठा क्यों न हो, वो प्राप्त करने की हमेशा तलाशता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ए सोल्जर जीलियस, सैनिक हमेशा ईर्ष्यालु क्यों है? तो ए सोल्जर इज जीलियस टू गेट द ऑनर, यानी एक सैनिक सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्यालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए सोल्जर पिक अप क्वारल, यानी एक सैनिक लड़ाई के सामने या लड़ाई से संबंधित काम क्यों करता है? तो ए सोल्जर पिक्स अप क्वारल टू गेट बबल रेपुटेशन, यानी शीघ्र युद्ध करने के लिए तैयार क्यों रहता है या शीघ्र युद्ध क्यों कर लेता है? तो ए सोल्जर पिक्स अप क्वारल टू गेट बबल रेपुटेशन, यानी अस्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हमेशा युद्ध को प्राप्त तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस ए पीस ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी का अर्थ होता है तोपखाना, तोपखाने का एक छोटा सा हिस्सा या तोपखाने का एक भाग है वो है कैनन, कैनन का अर्थ होता है तो इस प्रकार एक सैनिक के रूप में एक आदमी अपने अलग अलग तरीके से विचित्र भूमिकाओं को निभाता है, और इस ट्रैक्ट के अंतर्गत कवि ने एक सैनिक के संपूर्ण गुणों का व्याख्यान किया।